हाँ जी, आगे चलिए आगे हैं तो अपनी स्टडी को हम शुरू करते हैं। फिलहाल पढ़ाई तो आपकी अच्छी चल रही है ना? अच्छी चल रही होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं चल रही है ना तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम के बाद तो आपको पता चलने ही वाला है कि आपने किया क्या है, कैसे नंबर आ रहे हैं, वो सब आप पर निर्भर करेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पढ़ाई पर अभी समय है दोस्त, तो फोकस कर लीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका ये पेपर कोड आप देख सकते हैं। ये है 70 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होता है, 3 घंटे 15 मिनट का आपका प्रश्न पत्र होता है। तो चलिए जी, आज के इस वीडियो में ठीक ऐसा ही बोर्ड एग्जाम 2025 का प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है। तो कैसे हमें सॉल्व करना है, क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, आराम से एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना? चलिए जी, तो चलिए हम आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए गए होते हैं, जिसको आप चाहें तो इसकी स्टडी आप मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ पे मोस्टली यही बात लिखा गया है कि कितने खंड में ये विभाजित है, बांटा गया है इस प्रश्न पत्र को। उसके बाद कहा गया है कि ये कौन कौन से कितने नंबर के क्वेश्चन है, यही सब बातें पूछी गई हैं, ठीक है ना? देखिए, सबसे पहला हमारा आता है खंड अ। इसमें हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए मतलब 1 AMU क्या तुल्य ऊर्जा है? मतलब AMU का मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना? एटॉमिक मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है ना? तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का तुल्य ऊर्जा कितना होता है, ठीक है ना? 190 AMU होता है, ये 139 AM भी होता है, सॉरी AMU नहीं, AM मतलब MEV है, ठीक है ना? फिर से यहाँ पे 913 MEV होता है, ठीक है ना? या 931 MEV होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि एक एटॉमिक मास यूनिट का जो होता है वो तुल्य ऊर्जा होता है, वो कौन सा हो जाएगा? 900, ये आपका हो जाएगा 931 AMU। तो ये हमारा पहला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन नाभिक का बंधन ऊर्जा है। जो हाइड्रोजन नाभिक होता है उसकी बंधन ऊर्जा क्या है, कितना होता है जी? यहाँ पे -13.6 EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 13.6 EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एक बात आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन का जो बंधन ऊर्जा है, या इसी को नाभिकीय बंधन ऊर्जा हम कहते हैं, तो उसका जो मान होता है ना वो 0 होता है। कितना होता है जी? 0 होता है, ठीक है ना? चलिए अगला हमारा ग क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन परमाणु, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है। कितना होता है कोणीय संवेग? 1.05 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, या 1.05 × 10⁻36 जूल सेकेंड होता है, या 2.1 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, या 2.1 × 10⁻31 जूल सेकेंड होता है। तो याद रखें, हाइड्रोजन परमाणु का ये याद करने वाला टॉपिक है कि हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग का जो मान होता है वो कितना होता है जी? 2.1 × 10⁻, कितना होता है? -34 होता है, ठीक है ना? ये हमारा इतना जूल सेकेंड होता है। सबसे पहली बात ये हम देख लिए। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। 3 हमने देखा। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है? 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, उसको एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है ना? यहाँ पे डिग्री में ऊपर थोड़ा सा एक बिंदु होता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। एक बात आप याद रखेंगे, जब भी ये बात हमने क्रांति कोण जब पढ़ाया था, तो उसमें जब ये क्रांति कोण का हमने परिभाषा किया है तो उसमें कई बार हमने बताया है, ठीक है ना? इस प्रकार हमने बताया होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन में ज़्यादा करना नहीं चाहता। जैसे यहाँ से जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यहाँ पे जो अपवर्तन कोण का मान होता है, ठीक है, मतलब प्रकाश किरणें इस प्रकार बढ़ जाती है। सॉरी, ये आई होगा यहाँ पे, ये अभिलंब है।
तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ही हम आपतन कोण आई है इसके मान को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये वाला जो कोण है ना यही IC हो जाता है, क्रांति कोण हो जाता है। तो जब हम इतना बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश किरणें इस माध्यम में मतलब यहाँ से चली जाती है, तो उस समय पर जो अपवर्तन कोण का मान मतलब R का मान 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब मतलब सघन माध्यम में आपतन कोण, जो आपतन कोण आई है क्रांति कोण के बराबर हो, मतलब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है, आई जो है ना वो IC के बराबर हो, तो उस समय पर अपवर्तन कोण का मान याद रखेंगे 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे है ना 90 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन। ये अगर न समझ में आए ना दोस्त तो एक काम कर लीजिएगा, लिखिएगा क्रांति कोण ब्रदर सर, वीडियो हमारी मिलेगी, वहां से आप आसानी तरीके से इसको जान सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब यहाँ पे उतना समय भी नहीं है हम लोग को कि डिस्कस हम उतना डीप में कर पाए, ठीक है ना। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। क्या होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है ना, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे होती नहीं, उत्पन्न होती हैं। किसके द्वारा उत्पन्न होती है जी विद्युत चुंबकीय तरंगे? स्थिर आवेश के द्वारा या त्वरित आवेश के द्वारा या नियमित वेग से गतिशील आवेश के द्वारा या आवेशहीन कण के द्वारा। तो एक बात आप याद रखेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो त्वरित आवेश के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन जो हमारा तीसरा है याद रखेंगे। एक और बात याद रखेंगे, त्वरित आवेश मतलब आवेश के कारण तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, परंतु विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है, मतलब जिससे ये उत्पन्न हो रही है उसका गुण उसमें होगा ही नहीं। जैसे कि आवेश से उत्पन्न हो रही है, आवेश उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ये बातें होती हैं जी। अगला ये हमारा चौक क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन वोल्ट प्रति कूलाम होता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है जी? ये हमने कई बार बताया है, वो होता है वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि ये 6 हमारे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, एक रिक्वेस्ट है कि ये दूसरा का ये सभी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा क्यों। बहुत ही अच्छी बात है जी, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया है ना। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको सबको समझा दूंगा, बट देखिएगा इन सभी को आपको याद करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लिया। सबसे पहला हमारा आता है सम न्यूट्रॉनिक से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है सम न्यूट्रॉनिक से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर हमें समझाना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या उत्सर्जन को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव से क्या अर्थ है, इसको स्पष्ट करना है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखना है और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है। अब देखिए सबसे पहली बात आता है सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा, विशेषकर आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है ना। सम न्यूट्रॉनिक, तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है कि मतलब ऐसा तत्व, एक ऐसा तत्व, ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, मतलब ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होते हैं, परंतु समान नहीं, ये गलत हो गया। ऐसा तत्व जिसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। परंतु इन्हीं तत्वों में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है जी, इक्वल होती है। मतलब समझ में आया? ऐसा तत्व जिसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं।
आशा करता हूं कि आपको समझ में आसानी तरीके से जो सम न्यूट्रॉनिक है वो समझ में आपको आए होंगे। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं क्लोरीन का, आर्गन का और पोटेशियम का। क्लोरीन का 17 होता है परमाणु क्रमांक, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19। इसका क्या होता है, परमाणु भार 37 होता है, इसका 38 होता है और इसका 39 होता है। तो ये हमने 3 यहाँ पे सबसे पहली बात आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 हमने एग्जाम्पल लिखा है। देख रहे हैं कि ऐसा तत्व मतलब ऐसे अलग भिन्न भिन्न तत्व जिनका देखिए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सभी अलग अलग हैं। देख रहे हैं ना, इसका 17 है तो इसका 18, इसका 19 है। परमाणु क्रमांक भी अलग अलग है और परमाणु भार भी अलग अलग है। तो ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने का सिंपल सा अर्थ ये है, और कैसे हम निकालते हैं जी न्यूट्रॉनों की संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है ना, तो ऊपर में से नीचे वाले को घटा देते हैं, मतलब परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे। तो 37 माइनस अगर हम करते हैं 17 तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये जो 20 आया है क्लोरीन में न्यूट्रॉनों की संख्या है। इसी प्रकार आर्गन का यदि निकालें हम तो आर्गन का क्या हो जाएगा, 38 माइनस 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 20 आ जाएगा। अगला हम देख लें 39 माइनस 19 करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। तो देख रहे हैं सभी में 20-20 आ रहा है। तो ऐसा तत्व जिसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। परिभाषा यहाँ पे हमने बोला हुआ है तो इसको आप लिख लेंगे, ये एग्जाम्पल में लिख लेंगे, ये दर्शा देंगे। ठीक है, चलिए जी, आशा करता हूँ आप समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अगला आता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से क्या समझते हैं। देहली तरंगदैर्घ्य का मतलब है ना कि जैसे एक धातु का ये टुकड़ा है, ध्यान से आप समझेंगे, ये क्या है, धातु का टुकड़ा है, धातु की सतह भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक धातु का सतह है। तो जब किसी धातु के सतह पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को, मतलब जब किसी धातु की सतह पर ये प्रकाश किरणों को हम आपतित कराते हैं, पर ये प्रकाश किरणें क्या होंगी, ये आप याद रखेंगे अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश होंगी, अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश होंगी। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जब किसी धातु की सतह को मतलब वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से आपतित होने पर ये क्या होता है, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उत्सर्जित मतलब क्या होता है, निकलने लगते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बातें हमने कह सकते हैं। मतलब परिभाषा में क्या कहेंगे, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। समझ में आ गया। उत्सर्जित मतलब होता है उत्सर्जन, या उत्सर्जित मतलब होता है निकालना। तो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है उसे देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यही परिभाषा जो हमने बोला है ना वही लिख देंगे। ये फिगर आप चाहें तो बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए जी, देखिए मैं परिभाषा यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि छोटा है, तो इसको मैं चाहता हूँ कि रट कर नहीं समझ कर आप याद करें। ठीक है ना। अगला आता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत, इसे प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम समझते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अब हमें समझना है, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कहते हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहे या उत्सर्जन कहे, दोनों बात एक ही है। तो समझते हैं जी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें यह होता है कि जब किसी धातु की सतह पर, ये एक धातु का सतह है,
धातु की सतह है। तो जब किसी धातु की सतह पर हम क्या करते हैं, निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराते हैं। कौन सा, यहां पे याद रखेंगे, निम्न आवृत्ति के प्रकाश को क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं, मतलब इस पर डालते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो धातु का सतह है इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसी घटना को ही हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। बात आप समझ रहे हैं, हमने क्या कहा, जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति की प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस संपूर्ण घटना को ही हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो यही जो परिभाषा हमने बोला वही आप लिख लेंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। समय कम है इसलिए मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ठीक है। यहां पे हमारा लेमडा इजकल टू एच, मतलब लेमडा इजकल टू एच एम, यहां पे क्या है, एच एम भी है, ठीक है ना। तो एच एम भी है, जहां पे आप याद रखेंगे, देखिए ये जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है ना, यही हमारा मोस्टली समझिएगा, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र होता है वो लेमडा इजकल टू एच बाई एम भी होता है। जहां लेमडा क्या है, यहाँ पे ये सब आपको दर्शाना होगा। लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं। यहाँ पे h क्या है, h है प्लांक नियतांक। यहाँ पे m क्या है, m है द्रव्यमान, सॉरी और यहाँ पे v क्या है, v है वेग, जो कण है ना उसका वेग है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, यही हमारा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र। अगला नेक्स्ट हमारा अंतिम आता है कि +2.50 डायोप्टर और -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए जी, इसको भी हम ज्ञात करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है इतना डायोप्टर, इतना डायोप्टर। डायोप्टर किसका, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले लेंस की क्षमता का मान दिया है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता P1 का मान दिया है, दो यहाँ पे दिया है, एक ये एक ये। तो P1 इसको मान लेते हैं, इसको P2। P1 का मान है प्लस है तो प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, 2.50 डायोप्टर है। अब P2 का मान है वो कितना है, वो -3.75 डायोप्टर है। ये दो है लेंस की क्षमता वाले दो लेंसों, ये एक लेंस का ये है, एक लेंस का ये है। तो दोनों लेंसों को मिलाकर, इन दोनों लेंस है ना जिसकी क्षमता इतनी इतनी है, इन दोनों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस हम बनाते हैं जिसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों लेंसों की क्षमता को हम मिला लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, P = P1 + P2 कर लेते हैं। अगर हम इसको मिलाते हैं तो 2.50 प्लस ये तो माइनस है 3.75। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2.50 हो गया और ये -3.75 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.25 डायोप्टर। तो ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ये सॉरी संयुक्त लेंस की क्षमता ये हो गया 1.25 डायोप्टर। तो ये हमारा सबसे पहले इतना हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब हम इतनी बेसिक बात है कि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता का एक फॉर्मूला होता है, या एक हम ये फॉर्मूला जानते हैं
क्या हम जानते हैं जी? हम जानते हैं कि F = 100/P होता है, ठीक है ना। ये 100/P होता है सेंटीमीटर में। तो अगर हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके फोकस दूरी का मान निकालें तो 100 हो जाएगा और P का मान 1.25 हो जाएगा। इधर 1.25 में अगर भाग देते हैं तो मुझे लगता है ये 80 आ जाएगा, ठीक है ना। 25 चौक 100 80, मतलब P का मान यहाँ F का मान आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 80 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ जाएगा। भाग देकर देख भी सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भाग देकर देख लीजिएगा, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा जी लेंस की क्षमता का मान। पर एक बात आप याद रखेंगे, यहाँ पे ये जो मान निकला ना, ये माइनस में निकलेगा, ना, क्योंकि माइनस वाला अधिक है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस होगा, मतलब -80। यहाँ पे F का जो मान आएगा -80 सेंटीमीटर आ जाएगा फोकस दूरी का वैल्यू। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो ये सबसे पहले ये हमारे 1-1 नंबर वाले प्रश्न थे जिसको अभी हमने सॉल्व किया, तो देख सकते हैं कितना समय लगा। अब इस तरीके से अब यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि 2 नंबर वाले अब यहाँ से क्वेश्चन हमारी स्टार्ट होंगे। तो समझिएगा, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या से क्या, मतलब क्या अभिप्राय है ये हमें बताना है। और किसी कुंडली का स्वप्रेरण, ठीक है ना, कितना है 80 मिली हेनरी है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कुंडली में कितने समय में धारा मतलब 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो गया। चलिए जी इसको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है समझते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमने बहुत बार बताया हुआ है कि ये एक चुंबक है जिसका ध्रुव है N और S, और इसके पास हम एक कुंडली को रख लेते हैं इस तरीके से, इसमें धारा मापी लगा देते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच आपेक्षिक गति कराएंगे, आपेक्षिक गति। तो जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच, ये चुंबक है, ये क्या है, कुंडली है, तो हमने यही कहा है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो यहां से क्या होता है, यहां से चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है ना। और इसी को प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही हम प्रेरित धारा भी कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और इसी संपूर्ण ये जो घटना है, इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं, विद्युत वाहक बल कहे तो आप यहीं तक कहिएगा कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल कह दें तो आप कहिएगा जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ रहे हैं ना, ये सभी एक लाइन से बोलना है। अगर प्रेरित धारा का परिभाषा कह दें तो आप कहिएगा जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और उसे ही प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है ना। और इस संपूर्ण घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा है यहाँ पे, तो हम पूरा ये बातें लिख देंगे जी, समझ गए होंगे। तो जो हमने बोला वही बात लिखेंगे, ठीक है ना। एक बार और बोलना पड़ेगा क्या, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, इसलिए कि कहाँ समय मतलब वो देना है भैया। तो एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, फिर भी आप कहेंगे जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, अर्थात प्रेरित धारा कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।
आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी। ये फिगर आप बना लेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल हमसे दे दिया गया है। देखिए अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस तरीके से आप कर लेंगे। यहाँ पे स्व प्रेरण गुणांक का मान दिया है, मतलब एल का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 80 मिली हेनरी दिया है, ठीक है ना, मिली हेनरी दिया है। तो 80 मिली हेनरी दिया है, तो इसको सबसे पहले हेनरी में आप चेंज कर लीजिए। हेनरी में चेंज करने का 10⁻³ से गुणा करा देंगे, तो अब ये हेनरी में हमारा चेंज हो गया। सबसे पहली बात देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहली बात हमने ये हेनरी स्व प्रेरण गुणांक का मान दिया था, ये हमने चेंज कर लिया, इतना हो गया। फिर से कितने समय में, यहाँ पे समय हमसे पूछा जा रहा है, मतलब डेल टी का मान हमसे पूछा जा रहा है, कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाता है, मतलब धारा आई का मान 0 से बढ़कर 5 हो गया, ठीक है। तो अंतिम तो क्या है, अंतिम 5 ही है ना, अब पहले 0 था, अंतिम में से प्रारंभिक घटा देंगे तो ये 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर धारा का मान आ गया, ठीक है ना। अब विद्युत वाहक बल ई का जो मान दिया है वो 400 क्या दिया है, वोल्ट दिया है, 400 वोल्ट दिया है। तो आप देख सकते हैं एल का मान हमें दे दिया, आई का मान, ई का मान दे दिया हमें, जो डेल टी का मान पूछ रहा है। तो आप समझ गए होंगे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, E = -L dI/dt, ये हम फॉर्मूला लगा लेंगे। अब सिंपल सा हम क्या कर देंगे, देखिए इसका मान यहाँ पे दिया है, एल का मान यहाँ पे दिया है, आई का मान यहाँ पे दिया है, इसी ने डी टी का मान हमें ज्ञात करना है जी। तो इस डी टी का मान पक्षांतर करके इन सभी का मान रखेंगे तो इसका मान तो निकल जाएगा। अब पक्षांतर करने आना चाहिए, चुपचाप यहाँ से इसको इधर भेज देंगे, ये जो ई है ना ये यहाँ पे आ जाएगा, भाग देकर देख लेंगे, आराम से आ जाएगा आंसर। समझ रहे हैं ना। अब इतना मैं कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा दोस्त, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आपको करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट पहले ले ही ले लेंगे ना तो बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए जी, ओहो अब इसमें क्वेश्चन है ना। चलिए जी, दूसरा हमारा यहाँ पे कह रहा है, अब देखिए नाभिकीय विखंडन से क्या अभिप्राय है। नाभिकीय विखंडन से क्या अभिप्राय है, मतलब तो नाभिक विखंडन का मतलब क्या होता है, जब दो भारी, मतलब जब एक भारी नाभिक, क्या नाभिक हम कह रहे हैं, भारी नाभिक, समझिएगा, जब एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, जो दो लगभग हल्के नाभिक, ये भी क्या है, हल्के नाभिक है। मतलब जब एक भारी नाभिक दो बराबर हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है, तो इस घटना को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो यही बात लिख सकते हैं परिभाषा में ना, जब एक भारी नाभिक लगभग दो बराबर हल्के नाभिकों में विघटित हो जाता है या टूट जाता है, तो उस घटना को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इतना लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। अगला आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषा लिखिए तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि होती है, इसकी मात्रक लिखिए। चलिए जी, कोई नहीं जी, हम इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम बता सकते हैं, बट यहाँ पे हमने देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा यहीं से बताते हैं जी। यहाँ पे देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमने लिखा हुआ है। चुंबकीय द्विध्रुव का किसी एक ध्रुव, कोई भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। मतलब सिंपल सा समझिएगा, ये एक क्या है, एक चुंबक है। बात को आप समझेंगे तो ही आपको फोकस होगा। मान लेते हैं ये एक चुंबक है जिसका ध्रुव है N और S, ये एक चुंबक है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि समझिएगा, यहाँ पे एक चुंबक है, आइए इसका क्या है, चुंबक का जो लंबाई है वो 2L है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहा गया, ये जो है ना, ये टोटल को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। मतलब जब दो ध्रुव, किसी चुंबक के दो ध्रुव अल्पांश दूरी पे स्थित होते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछ लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव। तो हम ये कह रहे हैं कि ये चुंबकीय द्विध्रुव है। तो चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव, इन दोनों में से कोई भी एक ध्रुव, ठीक है ना। तो कोई भी एक ध्रुव को हम ले लेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव
किसी एक ध्रुव को लेंगे ना तो उसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, कोई भी को ध्रुव को m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव है, तो चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी क्या है 2l, अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये कैपिटल M है, यही है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। समझ रहे हैं? तो चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। अब इसका मात्रक आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या दिया है, इसका मात्रक दिया हुआ है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगला यहाँ पे आता है कि इसकी राशि की जहां तक बात कर लें, मात्रक तो आपने देख लिया। मात्रक क्या होता है जी, मात्रक तो मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद राशि कौन सी होती है, तो याद रखेंगे अदिश राशि होती है। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, तो m0 L2 T0 A1, ये हमारा हो जाएगा m0 L2 T0 A1 हमारा क्या हो जाएगा, इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। चलिए जी, तो आशा करता हूं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अब हमारा क्या यहाँ पे कह रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी समझ लिए। ठीक है, कौन सी राशि है, तो ये कौन सी राशि है, अदिश राशि। मतलब अदिश राशि का मतलब दिशा होता है, मतलब अदिश राशि का मतलब उसमें परिमाण तो होगा बट दिशा निश्चित नहीं होगा। अगला आता है चुंबक का परमाणुक मॉडल क्या है। ठीक है ना, तो देखिए चुंबक का परमाणुक मॉडल में यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ, समझे रहेंगे तो याद हो जाएगा। कोई भी पदार्थ है, समझिएगा, कोई भी एक पदार्थ है, मैं अलग कलर ले रहा हूँ, ये कोई भी पदार्थ है, तो कोई भी पदार्थ होता है ना वो बहुत ही छोटे, कोई भी पदार्थ है तो वो बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं। अणु जो होता है ना वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, या हम कह सकते हैं सिंपल सा परमाणु कह सकते हैं। उतना डीप में ना जाकर सीधा थोड़ा सा हम एक लाइन घटाते हैं और सीधा कहेंगे, मतलब जब परमाणु टूटेगा ना तो अणु बनेगा, अणु टूटेगा तो तत्व बनता है, और तत्व टूटेगा तो परमाणु बनेगा। बट तत्व को यहाँ पे हम थोड़ा सा देर के लिए हटा रहे हैं, जिससे कि मिनिमम हमारा लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब मतलब किसी पदार्थ का अति सूक्ष्म, मतलब किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण अणु होता है, अणु का सूक्ष्म कण परमाणु होता है। अब ये मान लेते हैं परमाणु का एक बड़ा सा हम फिगर ऐसा बना दे रहे हैं, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है ना, परमाणु के केंद्र में, ये परमाणु है तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। ये क्या है, हमारा नाभिक है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में हमारा याद रखेंगे न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आप याद रखेंगे। और नाभिक के चारों ओर क्या होती है, नाभिक के चारों ओर इस तरीके से वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या करती हैं, गति करती हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, गति करती हैं। तो जब ये गति कर रही है ना, तो इसी के कारण क्या होता है, वहां पे विद्युत चुंबकीय गुण भी उसमें आ जाता है, चुंबकीय गुण उसमें उत्पन्न होता है। और इसी घटना को ही क्या कहते हैं, चुंबक का परमाणुक मॉडल कहते हैं। मतलब सिंपल सा यह है कि पदार्थों का अति सूक्ष्म, मतलब पदार्थों का सूक्ष्म कण अणु होता है, अणु का सूक्ष्म कण परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, मतलब नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये सब बातें हैं। चलिए हम आप यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। चुंबक का परमाणुक मॉडल है ना, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। देखिए अब आपको मैं पढ़ूंगा ना तो समझ में आ जाएगा। अब इतना समझ गया है ना बेसिक, तो समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं। ये तो बात हम जान गए ना कि कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो अणु से मिलकर बने होते हैं। मतलब जब पदार्थ टूटेगा तो अणु बनेगा। तो कोई भी प्रत्येक पदार्थ क्या बने होते हैं, प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं।
और तथा अणु बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं। ये अणु है ना वो बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। बहुत सारी जब परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये जो परमाणु है, मान लेते हैं यहाँ पे परमाणु का हम संरचना बनाए तो परमाणु है, तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। तो लिखिए परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है तथा नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हमने कहा ना कि ये जो नाभिक है, नाभिक, ठीक है ना, तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। तो ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार इस तरीके से कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें क्या होते हैं जी, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, इसमें उपस्थित है, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो कक्षाओं में गति करते हैं, जो कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसके कारण याद रखेंगे जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे ना तो जिसके कारण क्या होता है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसी अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति के दौरान चुंबकत्व उत्पन्न होता है। जहां पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वहां उसी को तो हम चुंबकत्व कहते हैं ना, तो इसका मतलब वहां पे चुंबकत्व उत्पन्न होगा। तो यही तो है जी, मोस्टली यही है, ठीक है ना। अब चुपचाप कोई फिगर इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, चुंबक का परमाणुक मॉडल है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला अब यह हमारा आता है फिर से क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए चौथा हमारा क्वेश्चन आता है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषा तथा इसका मात्रक अविमीय सूत्र लिखिए, ठीक है ना। चलिए ये हमने क्वेश्चन बहुत बार बताया हुआ है, ये आपको करने के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको बताना है विद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या होता है, मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है। याद तो आपको होगा ही, बहुत बार हमने बताया हुआ है कि कोई आवेशित पृष्ठ है, उससे निकलने वाले मतलब किसी आवेशित पृष्ठ से आने और जाने वाले मतलब किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत आने और जाने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है। अरे भैया मैं बताना मतलब मैं कहूँगा ना, मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क दे रहा हूँ। विद्युत फ्लक्स याद है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला आता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तथा अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध बताना है। अनुगमन वेग, सबसे पहली बात, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग किसे कहते हैं, तो हमने यही ने बताया था जी कि जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध भी हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो वो संबंध भी आपको लिखना है, एक लाइन का वो संबंध है भैया, उसको प्रूफ भी आपको करना है, तो ये आपको करना है। अनुगमन वेग क्या है, और ये भी लिख लीजिए कि यूट्यूब पर अगर ना पता हो तो लिखिएगा अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध ब्रदर सर, वीडियो हमारा मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला ये देखिए कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतना कूलाम द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव इतना वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 कोण पर झुका है, तो स्थितिज ऊर्जा तथा कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब क्या यहाँ पे दिया है भैया, यहाँ पे कह रहा है इतना कूलाम का द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। यहाँ पे P का मान दे ही दिया, यहाँ पे द्विध्रुव प्रति वोल्ट मीटर के एक समान, ये E का मान, ठीक है ना। देखिए क्या क्या दे दिया है, P का मान यहाँ पे दे ही दिया है 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर दे ही दिया। यहाँ पे P का हमारा E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें दे ही दिया 2 × 10⁵ दे ही दिया है वोल्ट प्रति मीटर दे ही दिया। और यहाँ पे थीटा का मान हमें दे ही दिया है, वो क्या दे दिया है 30 डिग्री दे ही दिया है। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा और कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात करना है। तो बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। तो इस फॉर्मूले को लगा लेंगे, स्थितिज ऊर्जा के लिए माइनस पी ई कॉस थीटा होता है। यही ना दो फॉर्मूले होते हैं जी, पी ई का मान दे ही दिया, थीटा का मान दे दिया, दोनों फॉर्मूले पर रखेंगे तो ये सबसे पहले बल युग्म आघूर्ण का मान निकल जाएगा, ये स्थितिज ऊर्जा का मान निकल जाएगा।
अब इतना तो करना आपको आना चाहिए ना, इतना सब कुछ तो हमें इशारा आपको दे ही दिया है। क्लास 12th के आप स्टूडेंट हैं, इतना तो आना ही चाहिए। तो आप इस न्यूमेरिकल को कर लेंगे ना, कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए जी, कर लेनी चाहिए आपको। अगला आता है आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकीय मतलब आपेक्षिक चुंबकशीलता मतलब चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। ये हमने लगभग बार ये हमने टॉपिक कराया हुआ है, बहुत बार कराया हुआ है। तो आपको ये बहुत बार हमने कराया हुआ है। आपको यदि पढ़ना है तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, आप लिखिएगा चुंबकशीलता ब्रदर सर, तो भी हमारे वीडियो मिल जाएगा, या लिखिएगा आपेक्षिक चुंबकशीलता ब्रदर सर, तब भी हमारी वीडियो मिल जाएगा। चुंबकीय प्रवृत्ति ब्रदर सर, वीडियो हमारी मिल जाएगा, सर्च करके पढ़ाई करेंगे। अगला आता है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन का अर्थ समझाइए। नाभिकीय विखंडन को अभी हमने बताया है कि जब एक भारी नाभिक दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन का मतलब जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जो हमने बताया वो आप समझ ही गए होंगे, ये हमने लिखा हुआ है बट यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सब कुछ मैं चाहता हूँ ना कि आप रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करें, इसलिए मैं कोई भी चीज़ अब लिखवा कर ज़्यादा मतलब यहाँ पे समझाने के फोकस कर रहा हूँ। अगला हमारा नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे हमारा 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। कह रहा है लारेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। लिखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण ब्रदर सर, वीडियो हमारी मिल जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को अभी ना हमने परिभाषा किया है जी कि कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अभी हमने ये बताया भी है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कीजिएगा, वीडियो हमारी मिल जाएगी। अगला आता है किसी बैटरी के द्विध्रुव पर, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का सूत्र की स्थापना कीजिए। लिखिएगा अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव ब्रदर सर, वीडियो हमारी आपको मिल जाएगी। अगला हमारा आता है एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। आप लिखिएगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च कर लीजिएगा, वीडियो हमारी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। ये सब हमने कराया हुआ है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम ब्रदर सर, 2 ही ना नियम होते हैं जी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित। एक होता है यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित करना, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। ये सब है। दूसरा क्या है, दूसरा है जो E इज E, मतलब E जो है ना विद्युत वाहक बल है, ये समानुपाती होता है d∅dt का। ये हमारा दूसरा है जहाँ पे कहता है कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये द्वितीय नियम है। दोनों तो हमने बता ही दिया। न समझ में आया ना दोस्त, मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी या उनको समझ में नहीं आ रहा होगा ये सब बातें, तो इसलिए ना क्योंकि आप बेसिक नहीं पढ़े हुए हैं। जो बेसिक पढ़े हुए हैं जिनको ये पता है तो उनको आसानी से समझ में आ रही होगी। तो यूट्यूब पे लिखिएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे, हमारी वीडियो मिलेगी, वहाँ से आप अच्छे तरीके से इसकी स्टडी कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना, ये बातें हैं जो। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, ले लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए छठा क्वेश्चन हमारा 5 नंबर वाला है। पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति। देखिए अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति की अवस्था का परिपथ चित्र खींचिए, अथवा यहाँ पे अथवा में यहाँ पे दे दिया है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की व्याख्या और इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। दोनों आप तैयार कर लेंगे। आपको इसको पढ़ना है तो आप लिखिएगा अग्र अभिनति ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ब्रदर सर, वीडियो हमारी मिल जाएगा। इतना लिखकर अब ब्रदर सर ओनली लिखिएगा, अंत में सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा आता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटनाओं का देखिए यहाँ पे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कह दिया, ठीक है ना। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करिएगा, वीडियो मिल जाएगा। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या। लिखिएगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। दोनों में से दोनों आप तैयार करेंगे क्योंकि एग्जाम में तो बैठे नहीं है। अगला आता है परावर्तीय दूरदर्शी, इतना लिखकर सर्च करेंगे, ये जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, सॉरी विद्युत चुंबकीय तरंगे कह रहा है, इनकी 4 विशेषताएं। तो
तो लिखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे ब्रदर सर वीडियो मिलेगा, उसमें हमने दोनों बताया है, इसका परिभाषा भी, इसका विशेषताएं भी। अथवा में हमने यहाँ पे फिर से दे दिया है, ठीक है ना। अथवा नहीं, यहाँ पे अथवा नहीं रहेगा, इन दोनों में से कोई एक, ये अथवा नहीं रहेगा। फिर से यहाँ पे देखिए अंतिम में हमने एक और चीज़ दिया है, 9th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर कह रहा है, ट्रांसफार्मर की रचना कार्यविधि, मतलब लिखिएगा ट्रांसफार्मर ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा, या अथवा में आपको ये दिया है अन्योन प्रेरण गुणांक का परिभाषा मात्रक लिखिए, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरणकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो अन्योन प्रेरण गुणांक ब्रदर से इतना लिखकर सर्च कीजिएगा, वीडियो हमारी मिल जाएगी, वहां से आप अच्छी तरीके से इसकी स्टडी कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से ये जो टॉपिक है समझ में आए होंगे। तो ये था हमारा संपूर्ण किताब के जो एक हम कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व कराने का, बताने का प्रयास किया है। जितना हो सकता है ना दोस्त, उतना हम यहाँ पे कराने का प्रयास किए हुए हैं। अदरवाइज कैसे आपको जो हम नहीं कराए हैं उसको पढ़ सकते हैं, वो भी हमने बता दिया है। उस टॉपिक का नाम अंत में ब्रदर सर लिखकर सर्च कीजिएगा, वीडियो हमारी मिल जाएगी। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहां से स्टडी अपनी कर सकते हैं। सभी 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 4 नंबर वाले पूछे नहीं जाते हैं, 5 नंबर वाले जो भी टॉपिक हैं उनका लिंक हम दे देंगे। तो वहां से फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की स्टडी कीजिएगा। इंस्टा पे नए हैं तो इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।